नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी वक्त की है, उसी कालखंड की है जब विवेचना के लिए कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। मोबाइल नहीं था, जीपीएस लोकेटर नहीं था, सीडीआर नेचुरली नहीं थी, मोबाइल में भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। सीसीटीवी बहुत कम प्रतिष्ठानों में 1% जगह पे शायद लगा हो। चौराहों पर, सड़कों पर, पार्कों पर आज की तरह सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। तारीख थी 8 अगस्त 1996। जिला लखनऊ, थाना हजरतगंज। शाम के वक्त एक महिला थाने पर आई। उन्होंने एसएचओ को बताया कि मैं सेल्स टैक्स ऑफिसर श्री त्रिलोकीनाथ वार्ष्णेय की पत्नी हूँ। सेल्स टैक्स ऑफिसर आज की तारीख में जिसे ट्रेड टैक्स ऑफिसर भी कहते हैं, ये पीसीएस के कंपटीशन के थ्रू आए हुए अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरे पति यानी श्री वार्ष्णेय आगरा में सेल्स टैक्स ऑफिसर यानी ट्रेड टैक्स ऑफिसर पोस्टेड थे। वो 3 अगस्त 1996 को अपने कमिश्नर यानी ट्रेड टैक्स कमिश्नर के यहाँ एक मीटिंग में आए थे, लेकिन अब तक वो वापस नहीं पहुँचे। ये बात 8 अगस्त की है, 3 अगस्त को आए थे यानी 5 दिन हो गए हैं। न उन्होंने कहीं से फ़ोन किया। 3 तारीख को उनका लास्ट फ़ोन आया था कहीं से कि मीटिंग ख़त्म हो गई है, रात में 10 बजे की ट्रेन है। उन्होंने ये बताया कि 10 बजे की ट्रेन जहाँ जहाँ रुकती थी हम लोगों ने सब जगह ढूंढा, सारे रिश्तेदारियों में ढूंढ लिया, लेकिन श्री वार्ष्णेय का कोई पता नहीं लग रहा है और हमें कुछ अनिष्ट की आशंका लग रही है। अपने सहयोगियों से बार बार पूछा जो उनके सहयोगी थे। सेल्स टैक्स कमिश्नर का जो ऑफिस है उसमें एक ही लैंडलाइन का फ़ोन है। मैंने 3 दिन तक अलग अलग पीसीओ से ट्राई किया, लेकिन ज़्यादातर समय वो बिज़ी रहता था। जब कभी मिलता था तो ये बता दिया जाता था कि कमिश्नर साहब मीटिंग में हैं या नहीं हैं या बाहर हैं। यह उस समय बड़ा बड़ा कॉमन था। किसी का फ़ोन लैंडलाइन पे आया और उसने पूछा कि साहब हैं। उधर से आवाज़ आई कि नहीं साहब पूजा कर रहे हैं। 8 बजे फ़ोन करिए तो भी पूजा कर रहे हैं, 10 बजे करिए तो भी पूजा कर रहे हैं, 12 बजे करिए तो भी पूजा कर रहे हैं। 12 बजे के बाद करिए तो साहब फील्ड में हैं, साहब मीटिंग में हैं, फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते। कितनी बार आदमी फ़ोन करेगा। एक बार बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन उनसे संपर्क हो पाया। मैंने बताया कि मैं त्रिलोकीनाथ वार्ष्णेय की पत्नी हूँ। 3 तारीख की आपकी मीटिंग में वो गए थे, उसके बाद से अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। कमिश्नर साहब ने कहा कि हाँ आप सही कह रही हैं, 3 तारीख को वो मीटिंग में आए थे, पूरी मीटिंग में रहे, मीटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद कहाँ गए मैं बता नहीं सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे मातहत उस समय थे मीटिंग में वो हमको बता पाएँ कि आखिरकार उनकी क्या लोकेशन उसके बाद मिली थी। ये जो कमिश्नर का ऑफिस है वो पीसीएफ बिल्डिंग में है। पीसीएफ बिल्डिंग एक लैंडमार्क लोकेशन है लखनऊ के लिए। ये जब आप हज़रतगंज से स्टेशन की तरफ चलेंगे तो स्टेशन से थोड़ा पहले राइट हैंड साइड में एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। जिस ज़माने में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण शुरू हुआ था उस ज़माने में ये शायद पहली दूसरी सरकारी बहुमंजिली बिल्डिंग थी, इसलिए ये लैंडमार्क लोकेशन है। पीसीएफ बिल्डिंग के आगे, पीछे, सामने आज भी ये लैंडमार्क लोकेशन है, जबकि उससे ज़्यादा ऊंची, उससे ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा बड़ी इमारतें अगल बगल बन गई हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन बाद लौट कर आई, पीसीएफ बिल्डिंग गई। मेरे पास कोई चारा नहीं था। रास्ते भर सब स्टेशनों पर देखती गई, कोच के अटेंडेंट से पूछा, उस समय जो ड्राइवर था ट्रेन का उससे पूछा,
टीटी जो ड्यूटी पर थे उनसे पूछे, किसी ने ये नहीं बताया कि ट्रेन में उनके साथ कोई हादसा हुआ हो। जब मैं पीसीएफ बिल्डिंग पहुंची तो पीसीएफ बिल्डिंग में जब मैंने बताया तो लोगों ने कहा कि हाँ साहब आए थे, पूरी मीटिंग अटेंड की और तमाम कनिष्ठ अधिकारियों से यहाँ उनके चैम्बर में जाकर मिले थे। सब ने एक स्वर में बताया, लेकिन उसके बाद कहाँ गए ये पता नहीं लगा। श्रीमती वार्ष्णेय ने आगे बताया कि इसी बीच में एक क्लास 4th एम्प्लॉई उठ कर आया। उसने कहा, मैडम एक बात आपसे ये कहनी है कि वो अपना सामान यहीं रख गए थे ऑफिस में और ये कह गए थे कि रात में 10 बजे हमारी ट्रेन है और हम उससे पहले आकर ले जाएंगे। वो किसी से मिलने के लिए जाने की बात कह रहे थे। ये सुनकर श्रीमती वार्ष्णेय थोड़ा आश्चर्य में आई। उन्होंने वो सामान देखने की इच्छा प्रकट की। उन्हें दिखाया गया वो वार्ष्णेय साहब का ब्रीफ केस जिसमें कागज़ पत्र रहता है, एक छोटा सा बैग जिसमें उनके कपड़े, अगर एक आध दिन रुकना पड़ जाए उस हिसाब से उनके कपड़े थे। तो ये तय हो गया कि वो यहाँ सामान रखकर कहीं बिना सामान के गए थे। कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने सभी जो उस समय मौजूद थे मीटिंग में उनको बुलाकर कह दिया है, आपको जितनी मदद हो सकती है वो मदद करेंगे। पीसीएफ बिल्डिंग चूंकि थाना हजरतगंज में है तो कर्मचारियों ने बताया कि साहब सामान उनका यहीं है और यहाँ तक वो आए नहीं सामान लेने, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो कुछ कर्मचारी, श्रीमती वार्ष्णेय के कुछ परिजन और श्रीमती वार्ष्णेय पहुँच गई थाना हजरतगंज। थाना प्रभारी ने पहले तो उनसे पूछताछ, कौन अधिकारी हैं, कहाँ के अधिकारी हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, बड़े अधिकारी हैं कि छोटे अधिकारी हैं, उस लिहाज से उसने उनको जांचा परखा। शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये किसी का फ़ायदा या नुकसान करने वाली पोस्ट पर या फ़ायदा या नुकसान करने वाले अधिकारी तो नहीं हैं। या तो ये किसी का फ़ायदा नुकसान करने वाले अधिकारी हैं या फिर कोई छड़ी छाप अधिकारी हैं जिनसे कोई न किसी को फ़ायदा हो सकता है, खासकर पुलिस को, और न कोई नुकसान हो सकता है। इतना जानने के बाद उसने हुलिया, पैंट शर्ट क्या पहने थे, साथ के लोगों ने बताया कि ये पहन के मीटिंग में आए थे। और इतना सब सुनने के बाद कुछ अंदाज़ा लगा के उसने कहा कि आपने सब रिश्तेदारियों में देख लिया। श्रीमती जी ने कहा कि हाँ, मैंने कोशिश करके सारी रिश्तेदारियों में देख लिया जहाँ वो जा सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर बोला कि मैडम एक बात बुरा ना माने, कोई महिला मित्र तो नहीं है कि वो यहाँ आए हों, अपना सामान वामान छोड़ के उसके यहाँ उससे मिलने चले गए हों और वहीं पर हों। अगर आपको कोई आइडिया है तो आप बता दीजिए, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पुलिस भेज के वहाँ दिखवा लेंगे कि कहीं वो किसी के घर रुके तो नहीं हैं। ये सुन के श्रीमती वार्ष्णेय आश्चर्यचकित भी हुई और उन्होंने प्रतिकार किया। उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा, देखिए मैं क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर की पत्नी हूँ, आप मुझसे इस तरह की बात मत करिए। मैं एफआईआर लिखाने आई हूँ, आप मेरी एफआईआर लिख के मुझे कॉपी दे दीजिए। इतनी सब बातचीत में इंस्पेक्टर पूरे प्रकरण को उसने साम, दाम, दंड और भेद के तराजू पर अलग अलग तौल लिया और ये कन्फर्म हो गया कि ये हमारा न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई मुंशी को कि मैडम से एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिए और इनकी गुमशुदगी लिख दीजिए। श्रीमती वार्ष्णेय को एफआईआर और गुमशुदगी का अंतर नहीं पता था। उन्होंने कहा, मैडम चले जाइए, मुंशी आपको कागज़ दे देगा, आप लिख दीजिए जो आप बता रही हैं और फिर ये मुहर लगा के आपको दे देगा। श्रीमती वार्ष्णेय खुश हुई कि वो शायद हमारी एफआईआर लिख ली जाएगी। मुंशी जी ने एक हार्ड बोर्ड, जो क्लिप वाला हार्ड बोर्ड होता है, उस पर 2 कागज़ के बीच में एक कार्बन लगाकर, एक पिन लगाकर क्लिप करके उन्हें दे दिया। बोली, मैडम ऊपर इसमें प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज लिख के उसके बाद अपना सब पूरा डिटेल लिख दीजिए, नीचे अपना नाम पता लिख दीजिए और अगर आपके घर का कोई टेलीफोन नंबर हो तो वो ज़रूर लिख दीजिएगा। श्रीमती वार्ष्णेय ने अपने परिजनों की मदद से वो पूरी दरखास्त लिख ली, लेकर वो मुंशी के पास गए। मुंशी ने फौरन ऊपर देखा, नीचे देखा, उसके ऊपर एक मुहर लगाई थाने की, जीडी का नंबर और तारीख डालकर एक चिड़िया बिठा दी।
आप कोई कागज़ लेने जाइए अगर थाने पर, तो आपको पूरा दस्तखत कभी नहीं मिलेगा, टेढ़ी मेढ़ी चिड़िया ही मिलेगी, ताकि कल को ये आराम से इनकार किया जा सके कि ये मेरा दस्तखती कागज़ नहीं है। खैर, उनको ये लगा कि शायद FIR हो गई। बाहर निकलकर उन्होंने उसकी कई फ़ोटोकॉपीज़ कराईं, कुछ अधिकारियों को दी, कुछ अपने परिजनों को दी। वो लिए 5-6 दिन सबके दरवाजे भटकते रहे कि साहब मैंने FIR करा दी, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। PCF बिल्डिंग में सेल्स टैक्स के जो ऑफिसर्स बैठते हैं, उन लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा रोष पनपने लगा। वहां पर एक सेल्स टैक्स अधिकारी कर्मचारी महासंघ है। इन लोगों ने 3-4 दिन की नोटिस का एक हड़ताल का आह्वान किया कि साहब फला तारीख को सभी वो पेन डाउन स्ट्राइक, हम कोई काम नहीं करेंगे, काला फीता बांध कर ऑफिस आएंगे। हमारे ब्रदर अफसर का आज तक पता नहीं लगा, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। जैसे ही हड़ताल की नोटिस अखबारों के पास गई और अगले दिन अखबारों में छपी, फ़ोन खड़खड़ाने लगे कि अरे भाई क्या बात है, क्यों ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे एक मेरा अधिकारी 10 दिन से गायब है, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने उनसे कहा कि मैंने DGP से बात कर ली है, उनकी पत्नी को कहिए कि जाके सीधे DG से बात करके अपनी बात बताएं। परिजन और उनकी पत्नी DGP से मिलने गईं। उन्होंने बताया कि साहब FIR किए हुए भी इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। DGP ने कहा कि लाइए FIR की कॉपी दीजिए, उसमें क्राइम नंबर दिया होगा, मैं अभी SSP से बात करके आपकी FIR पे कार्रवाई कराता हूँ। फ़ौरन एक फ़ोटो कॉपी जो गुमशुदगी वाली थी, जिसमें थाने की मुहर लगी हुई थी, वो उन लोगों ने बता दी। DG साहब समझ गए कि थाने ने सामान्य गुमशुदगी लिख के इनको टरका दिया है। फ़ौरन उन्होंने SSP को फ़ोन मिलाया। सूर्य कुमार शुक्ला साहब SSP थे। उन्होंने कहा एक गस्टर्ड अफसर गायब हो गया, सेल्स टैक्स जैसे बहुत ही अहम डिपार्टमेंट का, और ज़रा अपने थानेदार से पूछिए, अपने इंस्पेक्टर से पूछिए कि केवल गुमशुदगी में उसको लिख के टाल दिया, बहुत ही ख़राब बात है, मैं जांच कराऊंगा, इसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। जैसे ही ये बात नीचे कम्युनिकेट हुई, फ़ौरन एक FIR लिख ली गई किडनैपिंग की। अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके फ़ौरन उसका एक IO नियुक्त हो गया, टीमें बना दी गई। 3 टीमें बनाई गईं। एक टीम आगरा उनके घर पे जाके आसपास के लोगों से पूछ के कोई उनकी अदावत, कोई रंजिश, कोई ज़मीन का मामला, जर-जोरू ज़मीन में कोई अगर चीज़ निकल आए वहाँ लोकल, तो वहाँ से पता करके आएँ। दूसरी टीम PCF बिल्डिंग के लिए गई कि जब वहाँ आए थे मीटिंग अटेंड की थी, सबसे मिले थे, फिर कहाँ गायब हो गए और सामान अपना रख के क्यों गए। इन कारणों का पता करने के लिए दूसरी टीम गई और तीसरी टीम उनकी रिश्तेदारियों के लिए रवाना की गई कि उनकी श्रीमती से पूछ के उनकी जितनी रिश्तेदारियां हैं सब जगह जाके देखें, ऐसा तो नहीं घर में किसी मनमुटाव के चक्कर में या मनमुटाव के कारण वो कहीं और जाकर रह रहे हों। आगरा जो टीम गई थी, वहाँ उन्होंने उनकी श्रीमती से जो कागज़ पत्तर घर पे रखते हैं अपने पर्सनल टाइप के, ऐसे जो सर्विस से रिलेटेड मैटर होते हैं, फाइलों में लोग रखते हैं, वो मांगा तो वो उनको मिल गई। उसमें एक FIR की कॉपी मिली। ये FIR थाना हजरतगंज में लिखाई गई थी। उसके वादी श्री त्रिलोकीनाथ वार्ष्णेय ही थे। FIR लिखाई गई थी किसी सुरभि पेट्रोलियम वालों के खिलाफ कि इन्होंने पैसा लेकर भी गैस की एजेंसी के कागज नहीं दिए। 467, 68, 19, 20 का IPC के सेक्शंस में मोस्ट ऑफली ये मुकदमा रहा होगा, FIR रही होगी। ये कॉपी एक अहम दस्तावेज था। वहाँ PCO से जाकर पुलिस वालों ने थाना हजरतगंज को और अपने अधिकारियों को बताया कि साहब एक FIR इनकी हजरतगंज की ही लिखी हुई है, जिसमें किसी सुरभि पेट्रोलियम वाले का, उसका पता भी दिया हुआ था, उनके जो पदाधिकारी थे उनका नाम भी दिया था FIR में। एक टीम वहाँ से इस जांच पड़ताल में भेजी गई तो पता लगा टीम भेजने की ज़रूरत नहीं, जो IO इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे वो किसी काम से गए हैं, भी थोड़ी देर में वो बता देंगे क्या क्या हुआ है।
इसी बीच जो टीम पीसीएफ बिल्डिंग गई थी और जो सामान वो छोड़ गए थे जिसमें वो ब्रीफकेस भी था, उसको खोला गया तो उसमें एक फ़ाइल निकली। उस फ़ाइल में ऊपर जो फ़ाइल वकील लोग अपना कागज़ अपने कवर में लगा कर देते हैं, वो उस तरह का कवर था उसमें, फ़ाइल कवर। भीतर उनके कुछ विभागीय जांच से संबंधित किसी मुकदमे के कागज़ात थे। जो टीम वहाँ गई थी उन्होंने फ़ोन करके उन वकील साहब से पूछा कि वकील साहब आप इनको जानते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। ये आपसे मिले थे? बोले 3 तारीख को ये ऑफ़िस में अपनी मीटिंग ख़त्म करके मेरे पास कचहरी में आए थे। जो लैंडलाइन नंबर उस पे लिखा हुआ था वकील के फ़ोल्डर में, उस पर वो उनके कार्यालय का, उनके चैम्बर का नंबर था। चैम्बर से मुंशी ने उनके ये बताया कि वो किसी बहस में गए हैं, आप उनके बस्ते पर चले जाइए और उनके बस्ते पर ये पता लग जाएगा किस कोर्ट में हैं, वहीं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने पे उन्होंने ये सूचना दी कि वो मीटिंग अपनी ख़त्म करके, जल्दी मीटिंग हो गई थी, मेरे पास आए थे और मुझसे मिले, बताया कि मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई, मैंने सोचा आपसे मिल लूँ, अपना जो वो विभागीय जाँच-वाँच का जो चक्कर था उसकी अपडेट ले लूँ। और फिर चलते समय उन्होंने ये कहा कि मैं जॉपलिन रोड जा रहा हूँ, वहाँ सुरभि पेट्रोलियम वालों के खिलाफ़ मैंने एक एफआईआर कराई थी, उनके मैनेजर ने सेटलमेंट के लिए बुलाया है। उससे थोड़ी देर मिल के मैं अपनी ट्रेन रात में 10 बजे है हमारी ट्रेन, मैं वहीं से निकलूँगा और स्टेशन पहुँच जाऊँगा, ट्रेन से वापस आगरा पहुँच जाऊँगा। जब इतनी बात बता दी गई तो 2 चीज़ें, इतनी अथक प्रयास के बाद, सारे मैनुअल इनपुट्स के बाद 2 चीज़ें मिलीं। एक वो वकील, यानी मीटिंग के बाद पीसीएफ बिल्डिंग से वो वकील से मिलने गए थे और वकील को जॉपलिन रोड बता के गए थे कि वो जो एफआईआर मैंने कराई है उस संबंध में कोई सेटलमेंट है। सुरभि इंटरनेशनल जॉपलिन रोड में जो है उसके खिलाफ एक मुकदमा भी लिखाया उन्होंने। तो बात समझ में आ गई कि अगर उसने सेटलमेंट के लिए बुलाया है तो ये गए ज़रूर होंगे। पूरी टीम वहाँ से निकली पीसीएफ बिल्डिंग से और वहाँ से सीधे जॉपलिन रोड पर सुरभि पेट्रोलियम के ऑफिस पहुँच गई। वहाँ पर उनके मैनेजर बीके तिवारी मौजूद मिले। पहले उन्होंने साफ मना कर दिया, करे मैं तो इनको जानता नहीं, कौन है, कब आए होंगे, 1000 लोग यहाँ आते हैं, सब कितना कितना याद करूँगा। फिर पुलिस ने कहा कि चालाकी बहुत मत करो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर है और इन्हीं सज्जन ने एफआईआर कराई है, तुम्हें जानकारी है, तुम्हारा बयान भी लेकर आईओ यहाँ से जा चुका है। जैसे ही ये बात बताई उनका चेहरा फक पड़ गया, उनके भाव भंगिमा उनकी बदल गई। उन्होंने कहा यहाँ तुमसे बात करना ठीक नहीं है, इनको गाड़ी पे बिठाओ, ये हमारे वांटेड भी हैं, इनसे हम थाने पर बात करेंगे। 3 तारीख को जो उपस्थिति रजिस्टर है उसके हिसाब से जो लोग मौजूद थे उनको भी एक एक करके उठाया गया, थाने पर ले जाकर इकट्ठा किया गया। एकांत में पूछताछ शुरू हुई कि अब बताइए कि वो आपके पास आए थे कि नहीं आए थे, नंबर 1। आए थे तो क्या बात हुई, दूसरी बात। आने के बाद वो किधर गए, तीसरी बात। और चौथी बात कि आपने किस सेटलमेंट के लिए उनको बुलाया था। आसानी से कोई बताने वाला नहीं है और उस समय पुलिस के पास कुछ भी नहीं था सिवा श्रेणीबद्ध पूछताछ के। न तो कोई लोकेशन जानने का हथियार था, औजार था, कोई तरीका था, कोई जरिया था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कोई जरिया था, आए थे कि नहीं आए थे। कोई मना कर दे कि नहीं साहब वो तो यहाँ आए ही नहीं, तो पुलिस के पास उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कुछ नहीं था सिवा इसके कि वही करिए, सत्यबोलक यंत्र तक जाइए, तब शायद सही बात माँ सरस्वती के रूप में उनके जिह्वा पर आ जाए। वही हुआ। जो लोग आए थे और तिवारी जी इन 4 लोगों को 3-4 घंटे तक पुलिस ने मशक्कत की। 4 घंटे बाद सिचुएशन क्लियर हो गई। बीके तिवारी ने बताया कि हाँ, हमने बुलाया था।
तिवारी ने बताया कि श्री वार्ष्णेय ने पेट्रोलियम एजेंसी लेने के लिए 95,000 रुपये जमा किए थे। ये बात कोई 8-10 महीने पहले की है। वो बार बार फ़ोन करके और कभी कभी यहाँ आके पूछते थे कि भाई मेरा कागज़ कहाँ गया। एजेंसी का अथॉरिटी लेटर लाइए, हम अपना काम शुरू करें। बहुत पहले मैंने पैसा जमा किया। फिर बीके तिवारी कहने लगा, साहब देखिए हम लोग तो बेवकूफ़ बना रहे थे, ना हमारे पास इस तरह की एजेंसी का कोई सैंक्शन था और ना ही कोई अथॉरिटी थी। जब वो बार बार इस तरह टाल मटोल के चक्कर में 16 अप्रैल को उन्होंने हम लोगों के खिलाफ एक नामजद एफआईआर करा दी, पैसा हड़पने की, बेवकूफ़ बनाने की और इस तरह के आरोपों में, इस तरह की धाराओं में एफआईआर करा दी। थाने वाले आए और हमसे पूछताछ भी कर गए। फिर ये बताया कि आज से करीब 1 हफ्ते पहले, यानी 3 तारीख से 1 हफ्ते पहले उन्होंने फ़ोन किया। जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनको ये बताया कि आप यहाँ पर आ जाइए और आप क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, मैं आपका पैसा वापस कर देता हूँ। हेडक्वार्टर से कागज़ आने में देर हो रही है, ये तरीका वो तरीका, दुनिया भर के बहाने बनाना ये लोग जानते हैं। और उस ज़माने में इस तरह की बहुत ढेर सारी एजेंसीज चलती थी, पैसा लेके तालाबंद की भाग गईं। आदमी परेशान घूमता रहता था। किसी को सीमेंट की एजेंसी चाहिए, किसी को कोटा, राशन का कोटा चाहिए, किसी को पेट्रोल की एजेंसी चाहिए, पेट्रोल पंप चाहिए। बीच में ये लोग यहाँ चूँकि लखनऊ के आसपास रहते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको बेवकूफ़ बना के पैसा ले लेते हैं और फिर जो कमज़ोर हुआ उसको दबा लेते हैं, जो मजबूत हुआ पैसा वापस कर देते हैं। उस दिन भी उन्होंने आते ही कहा कि पैसा हमारा वापस करने के लिए बुलाया है और कौन सा सेटलमेंट इसमें पॉसिबल है। आप पैसा हमारा वापस कर दीजिए, हम अपने घर जाएं, आप अपना काम करिए। हम लोगों के पास पैसा था नहीं, हम पैसा सब खर्च कर चुके थे। बुलाया सिर्फ इसलिए था कि पुलिस को थोड़ा कम परसू करेंगे जब इनको ये पता लग जाएगा कि हमारा पैसा वापस होने वाला है। हम लोग उनको टाल मटोल करते रहे, उनसे इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच में वो तमतमा के उठे ऑफिस से और सड़क के उस पार निकल गए। थोड़ा आगे जाकर एक पीसीयू है, उसमें घुस गए। हमने अपने कर्मचारियों को बताया कि जाके देखो कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि साहब पीसीयू गए हैं। हम लोग फ़ौरन पीसीयू की तरफ लपके। हमें ये डर था कि हमारे खिलाफ मुकदमा इन्होंने ही कायम कराया है, थाने पर एफआईआर है, अगर ये पुलिस को बुला लेंगे तो पुलिस की मजबूरी होगी, हम लोग सब बंद हो जाएंगे। वहाँ जाकर पहले उनसे अनुनय विनय की दृष्टि से हम लोगों ने कहा कि साहब पैसा आपका वापस हो जाएगा। बोले तुमने बुलाया था वापस करने के लिए, मैं आ गया हूँ, पैसा हमारा कहाँ है। तिवारी ने कहा, फिर उनसे कहा कि देखिए हमारा हेड ऑफिस, हमारा गोडाउन वो शंडीला में है, हरदोई में। अभी आप हमारे साथ चलिए, वहाँ आपको कागज़ भी, या तो कागज़ दे देंगे या पैसा, आपका जो ऑप्शन करे वो ले लीजिएगा। वार्ष्णेय साहब ने कहा, मैं कतई नहीं जाऊँगा, मैं पीसीएफ बिल्डिंग में जा रहा हूँ, आप जाइए, कागज़ ले आइए, हमको पीसीएफ बिल्डिंग में दे दीजिए। उसने कहा, साहब आप मेरे साथ चलिए, वहाँ जिन 3-4 रजिस्टरों पे सिग्नेचर करने होते हैं, उनको वहाँ से ले आना संभव नहीं है, हेडक्वार्टर वाले कभी नहीं देंगे। वहाँ सिग्नेचर करिए, एक एफिडेविट भी वहाँ साइन होगा आपका, जो अभी मैं फ़ोन करके बता देता हूँ, वहाँ पर तैयार मिलेगा। लेकिन फिर भी वो आनाकानी करते रहे। उनका, नहीं मैं यहीं बैठा हूँ, इतना समय अगर मेरी ट्रेन छूट जाएगी। उनका, साहब आपकी ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले मैं आपको स्टेशन पहुँचा दूँगा, आप मेरे साथ संडीला चलिए। इतनी देर में उन्हीं के साथ का कोई आदमी एक टैक्सी भी ले आया, मारुति वैन। बातचीत करते करते उनको बाहर ले गए और फिर उन्हें थोड़ा सा पुश करके, ये कह लें, या थोड़ा समझा के गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी को लेके संडीला की तरफ चले गए। उसने कहा, साहब इसके बाद वो रास्ते में उतर गए, उसके बाद कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। बीके तिवारी वहाँ आकर स्टॉप हो गए कि फलां जगह उतर गए साहब, चले गए, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। गाड़ी फिर जहाँ की तहाँ रुक गई कि आखिर वो गए कहाँ।
जितनी बात उन्होंने ये बताई थी कि पीसीओ में हम लोगों ने घेर के अनुनय विनय की, फलाना किया, ढिकाना किया, राजी किया, संडीला लेके जा रहे थे, गुस्से में रास्ते में उतर गए। पीसीओ वाले को भी उठा के लाया गया। पीसीओ वाले से पूछा गया कि क्या बात थी। पीसीओ वाले ने कहा साहब वो आए थे, अधिकारी जैसे थे, उन्होंने एक फ़ोन किया आगरा, संभवतः अपने घर पे श्रीमती जी से बात की और उनसे कुछ लौटने की बात की उन्होंने, और दूसरा फ़ोन वो अपना डायरी में से निकाल ही रहे थे, तब तक ये लोग आ गए और इन लोगों ने धमकाने वाले स्वर में कहा कि आपको जो चाहिए सब मिलेगा, आप चलिए संडीला मेरे हेडक्वार्टर। वो नहीं माने। इस बीच में बगल से ही एक लड़का जो इनके साथ का है, वो जॉपलिन रोड चौराहे पर जाकर एक टैक्सी ले आया, उनको चारों तरफ से घेर के टैक्सी पर बिठा लिया। उसने कहा साहब उस टैक्सी वाले को भी हम जानते हैं, उसका नाम संतोष है, मारुति वैन वो टैक्सी में चलाता है, टैक्सी का नंबर UP 32D0595 है। वो हमेशा जॉपलिन रोड चौराहे पर ही खड़ी रहती है, वहीं से सवारी ले आती है और लगभग वहीं पे सवारी उतारती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीड थी। एक टीम गई, उन्होंने मुखबिरों को एक्टिवेट किया कि ये जो गाड़ी टैक्सी में चलती है किसकी है पता करो और कहाँ है ये पता करो। मुखबिरों ने आधे पौन घंटे में ये बता दिया कि ये टैक्सी के मालिक इंदिरा नगर के रहने वाले संतोष जायसवाल हैं और इसको चलाने वाला कोई संतोष सैनी है, जिससे संतोष जायसवाल साहब ये टैक्सी चलवाते हैं, दिहाड़ी के उस पर चलाते हैं, पर डे के हिसाब से कुछ पैसा लेते हैं, जो बचता है वो ड्राइवर का होता है। फिर मुखबिरों को दौड़ाया गया। 2-3 घंटे में संतोष सैनी भी मुखबिरों की सूचना पर महानगर से उठ के चले आए। संतोष सैनी के साथ भी वही किया गया जो पहले वालों के साथ किया गया था। फिर वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने कहा साहब ये वहाँ पर फला आदमी इनमें से जो था वो हमको उसने कहा कि संडीला चलना है और यहीं पर सब लोग हैं, हम लोग चलेंगे। ला के पीसीओ के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। उसमें एक अधिकारी जैसे एक सज्जन थे, उनको घेर के गाड़ी में बिठा लिया, जबकि वो बैठना नहीं चाहते थे। वहाँ से वो संडीला ले गए, संडीला एक मकान के भीतर ले गए। 3-4 घंटे बाद मकान से एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ शव बाहर लेकर 4 लोग आए। हमें अंदाज़ा लग गया कि वही आदमी है जिसको अभी लोग भीतर लेके गए हैं। मुझसे कहा कि जहाँ कहा जाए वहाँ चले चलो। थोड़ी देर में कछौना थाना क्षेत्र के मथुआ गांव में एक नाला है, उसके किनारे पर गाड़ी खड़ी कर दी। रात के 11 बज रहे थे। उस सफ़ेद चद्दर में लिपटे हुए उस आदमी को ले गए वहाँ और नदी के ठीक किनारे जहाँ थोड़ा गीली मिट्टी होती है उसको खोद के उसी में गाड़ दिया। ये सुनकर वहाँ पर सारे जितने पुलिस वाले थे सब सन्न रह गए। तुरंत पुलिस टीम के साथ संतोष को भेजा गया कि संडीला के पास मथुआ गांव में जाकर देखिए कौन सी जगह बताता है। एसडीएम को इन्फॉर्म करके उन्हें साथ लेकर लोकल पुलिस की मदद लेकर उसको फ़ौरन वहाँ से एग्ज्यूम कराकर यानी बाहर निकलवा कर ले आइए, अगर ये सही बता रहा है तो। संतोष गया वहाँ, वो उसी जगह पर ले जाकर उसने गाड़ी खड़ी करी। पैदल उतरकर बताया कि साहब यहाँ गाड़ा गया था। लोकल पुलिस भी साथ में थी। एसडीएम को खबर की गई। कोई मजिस्ट्रेट जिनके जो डे अफसर थे वो आए, मोस्ट ऑफली संडीला के एसडीएम थे। उनकी देखरेख में उसकी खुदाई हुई। 1 महीने की सड़ी गली लाश गीली मिट्टी के भीतर दबी थी। उसको वहाँ निकाला गया। आप समझ लें कि 1 महीने की लाश गीली मिट्टी में, यानी सड़ने का पूरा इंतज़ाम था। उस पर क्या दुर्गंध आ रही होगी। संडीला थाने से बॉडी बैग मंगाया गया, उसको बॉडी बैग में पैक किया गया। पैक करके उसका पंचनामा वहीं बनवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। संतोष को इतनी जानकारी होने के बाद भी उसने किसी से बताया नहीं था। और वो जो मकान था वो बीके तिवारी के बहनोई सर्वेश का था, जो मिल गया।
तो संतोष यानी ड्राइवर, सर्वेश यानी बीके तिवारी का बहनोई, मथुआ का चौकीदार मैकू, ये वहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। बीके तिवारी और बाकी 3 और लोगों ने बाद में अदालत में सरेंडर किया। आज की घटना, ये जिस कालखंड की घटना है, यानी जिसका मैं जिक्र करता हूं 90 से 2000 के बीच में, आप देख सकते हैं कि एक गस्टेड ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर की पत्नी अपने पति के गायब होने पर दर दर भटकी, लेकिन उसकी एफआईआर तब हुई जब हड़ताल की धमकी हुई कि पूरे प्रदेश के सेल्स टैक्स के ऑफिसर्स और कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। तब उसकी एफआईआर लिखी गई। ये वो दौर था। पुलिसिंग कितनी कठिन रही होगी, कितनी लापरवाह रही होगी, कितनी इन्फ्लुएंस्ड रही होगी। हज़रतगंज का इंस्पेक्टर, उसके सीधे तार होते हैं। हज़रतगंज प्रदेश की सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग होती है अगर थाने की बात करें, कोतवाली की बात करें, और उन्हें सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग सीधे जानते हैं और कभी कभी उनके कहने पर ही हज़रतगंज कोतवाली में पोस्टिंग होती है। एफआईआर हुई और 100% मैनुअल विवेचना हुई। 100% मैनुअल। एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचना, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक पहुंचना, एक फाइल के वकील के नंबर से वकील से बात करना, वकील से जॉपलिन रोड में मैनेजर तक पहुंचना, मैनेजर से उस टैक्सी ड्राइवर तक पहुंचना, उस टैक्सी ड्राइवर से लाश तक पहुंचना। ये सारा काम मैनुअल हुआ। एक तो पुलिस की मनमानी कि एफआईआर नहीं करेंगे, गुमशुदगी है, और दूसरी तरफ भारी दबाव के बाद पुलिस का कठिन परिश्रम, तब भी जाकर 1 महीने बाद एक अधिकारी की लाश बरामद हो सकी। उस कालखंड की या उस टाइम पीरियड की या उस स्लॉट की जो परिस्थितियां थीं वो इतनी विषम थीं कि आज के लोग या आज की पुलिस उस समय की विवेचना, उस समय की परिस्थितियों को सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेती है कि कैसी परिस्थिति में पुलिस काम करती थी, कितने दबाव में पुलिस काम करती थी और कैसे विवेचना करके केसेस का अनावरण करती थी। अगर उनके पास वो फाइल न होती और एफआईआर की वो कॉपी उनके पर्सनल फाइल में न मिली होती तो आज तक उनकी लाश का भी पता न लगा होता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत हैं तो मैंने अपना हर दिन कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी देता हूं, आप मुझे बताएं ताकि आगे इसमें कोई अगर आपकी अच्छे सुझाव हैं तो इसमें आगे आने वालों के लिए, आगे पुलिस अफसरों के लिए मैं भी अपनी बात उन तक कन्वे कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।